हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रेडमिनेशन। आज है हमारा क्वेश्चन एंड ए का डे 17। 3 दिन में क्वेश्चन एंड ए खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका लॉन्च मैं बहुत ही जल्दी करने वाला हूँ। इसके अलावा जाके इंस्टाग्राम फ्लैश कार्ड्स देख लो, बहुत ही यूनिक वे है स्टडी करने का। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कोई कंसेप्ट पढ़ रहे हो और आपको याद भी हो जाएगा, या ऐसा हो सकता है कि आपने कोई फ्लैश कार्ड देख लिया और एग्जाम के वक्त आपको याद आ गया कि यार मैंने वो फ्लैश कार्ड देखा था और यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करना है। तो प्लीज जाके इंस्टाग्राम फ्लैश कार्ड्स देख लो। इसके अलावा जेडब्ल्यू मेन पोस्टपोन और कैंसिलेशन पे बहुत सारे र्यूमर्स या बहुत सारा डिस्कशन चल रहा था, तो हमने भी एक वीडियो बनाया है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा अगर आप इस कार्ड पे क्लिक करोगे तो वो भी आपको उसकी अपनी सही जगह पे लेके जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलो स्टार्ट करते हैं डे 17। तो हम मैथ्स में देखने वाले हैं सीक्वेंसेस एंड सीरीज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, या इसमें दो क्वेश्चन आते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज में। एक क्वेश्चन आता है नॉर्मल एपी जीपी एचपी वाला, बहुत बेसिक सवाल, और एक दूसरा आता है सम ऑफ सीरीज वाला सवाल। ये दो टाइप के सवाल आते हैं। इसमें एक सीरीज दी होती है कोई भी, और एन टर्म्स तक या आर टर्म्स तक सम निकालनी होती है। आपको पता होगा ऐसे सवाल जो होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो 21 टाइम्स पूछा गया है, 95% वेटेज है। पढ़ लोगे तो 8 मार्क्स पक्के हैं। ठीक है, इसके बाद फिजिक्स में हम देखने वाले ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे मॉडर्न फिजिक्स भी काफी वेटेज रखता है इन एडवांस एज वेल एज मेंस। और डुअल नेचर ऑफ मैटर में अगर हम मेंस में देखें तो डी ब्रोगली वेवलेंथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ वाला क्वेश्चन, या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसे हम कहते हैं, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ये सारी चीजें पढ़ लोगे तो देखो 17 टाइम्स पूछा गया है, तो इसका भी वेटेज बहुत ज्यादा है। और इसके बाद देखो बायोमोलिक्यूल्स हम करेंगे। बायोमोलिक्यूल्स भी मैंने बोला था आपको कि केमिस्ट्री में अगर कम टॉपिक्स, मतलब कम नंबर ऑफ टाइम्स भी आ रहा है तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे 14 टाइम्स आउट ऑफ 22 टाइम्स अगर केमिस्ट्री में पूछा जा रहा है, मतलब टॉपिक का वेटेज है। किसी भी टॉपिक का अगर 50% से ज्यादा वेटेज है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के हिसाब से। तो बायोमोलिक्यूल्स हम डिस्कस करेंगे, ग्लूकोज। ठीक है, तो या लेट्स स्टार्ट डे 17। चलो, तो मैथ्स में हम देखने वाले हैं आज एपीजीपी वाला क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब बहुत ज्यादा ही इजी क्वेश्चन है। बस थोड़े कैलकुलेशंस करने हैं, लेकिन ऐसा सवाल भी पूछ सकते हैं मेंस में, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत से लोग बोलेंगे कि ये बहुत ज्यादा इजी है और इसका अप्रोच हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसी चीजों में भी गलती हो जाती है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम एक स्टेप डाउन कर लें। ठीक है, इसके बाद चलो देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या करना है। बोला है कि 3 नंबर्स एबीसी आर इन एपी, increasing a by 1 or increasing c by 2, the numbers are in gp, then find b। ठीक है, तो पहले एपी का कंसेप्ट देख लेते हैं एकदम हल्का सा कि एपी किसे बोलते हैं। अगर मेरे पास a1 a2 a3 ये सब एपी में है, तो मैं कह सकता हूँ कि a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू डी। मतलब ये कांस्टेंट होगा, इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। बहुत इजी सा कंसेप्ट है। जीपी का भी सेम है। अगर मेरे पास a1 a2 a3 ये सब जीपी में, तो मैं कह सकता हूँ कि a2 अपॉन a1 इज इक्वल टू a3 अपॉन a2 इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो बोला है कि एबीसी एपी में है मेरे, तो मैं लिख सकता हूँ। तो मैं इसको थोड़ा अलग वे में सॉल्व करूंगा। तो मैं कंसिडर करूंगा कि मेरे जो एबीसी है वो है ए प्लस डी और ए प्लस 2d। ठीक है, ये मेरे हो गए ए बी सी, ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। ठीक है, अब दो कंडीशन है। पहली कंडीशन देखते हैं कि ए प्लस ए को 1 से इंक्रीज कर दिया, और बोला है तो दो कंडीशन होगी। हाँ, एक ए प्लस ए को 1 से इंक्रीज करूंगा, बाकी चीजें सेम रखूंगा। एक में मैं सी को 2 से इंक्रीज करूंगा, बाकी चीजें सेम रखूंगा। तो यहाँ पे अभी के लिए मेरा ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो अब पहली केस आएगी कंडीशन 1, जिसमें मेरा होगा a प्लस 1 कॉमा बी सी, और ये बोला है मुझे कि जीपी में। तो मेरा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस 1 इंटू सी लिख सकता हूँ मैं। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, ए सी प्लस सी। तो कंडीशन यूज करता हूँ यहाँ पे, तो ये होगा ए प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, मतलब ए इंटू 2 प्लस डी, सॉरी ए इंटू ए प्लस 2d, ए इंटू ए प्लस 2d प्लस सी ए प्लस 2d। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो ये क्या देगा मुझे, ए स्क्वायर प्लस 2ad प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ad प्लस ए प्लस 2d। ठीक है, तो इससे क्या कंडीशन आ रही है मेरी, ए स्क्वायर प्लस 2d कैंसिल हो गया,
तो यहाँ पे आया मेरा डी स्क्वायर माइनस 2d इज इक्वल टू ए। ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन सॉल्व करता हूँ मैं। तो सेकंड कंडीशन क्या होगा, ए वैसे ही रखा है, बी वैसे ही रखा है, सी को 2 से इंक्रीज कर दिया है, ये फिर भी जीपी में रहेगा। तो फिर से वही कंडीशन लगाऊंगा मैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी प्लस 2, मतलब ए सी प्लस 2a। बी स्क्वायर वाली टर्म तो वही रहेगी, ए स्क्वायर प्लस 2ad प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी वाली टर्म क्या होगी, ए इंटू सी, वो होगी ए स्क्वायर प्लस 2ad प्लस 2a, मतलब 2a ही रहेगा। तो अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2ab दोनों साइड से कट गया, तो मेरा ए क्या आया, ए आया मेरा डी स्क्वायर बाय 2। ठीक है, अगर मेरा ए आ गया डी स्क्वायर बाय 2, तो मैं इक्वेशन 1 में लिख सकता हूँ डी स्क्वायर माइनस 2d इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाय 2, जो क्या देगा मुझे, जो देगा मुझे डी स्क्वायर बाय 2 माइनस 2d इज इक्वल टू 0। तो आइदर d इज इक्वल टू 0 और d इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो अगर d 0 ले लिया मैंने, तो a भी 0 होगा, b भी 0 होगा और c भी 0 होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो हम d को 4 कंसिडर करेंगे, तो मेरा a आएगा 8, तो मेरा b आएगा a प्लस डी, मतलब 8 प्लस 4 जो कि होगा 12, तो मेरा b होगा 12। ये है मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, ठीक है। तो फिजिक्स में आज हम देखने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला कंसेप्ट। बहुत ही इजी सा कंसेप्ट होता है, बहुत अच्छा कंसेप्ट होता है, आगे भी बहुत काम में आएगा। तो प्लीज ट्राई करना कि आप समझ लो ये। ठीक है, तो देखते कि बोला क्या गया है। द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम अ सरफेस इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ 5893 एंगस्ट्रॉम इज 0.36 वोल्ट। कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, द वर्क फंक्शन ऑफ द सरफेस एंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखो क्या क्या निकालना है, के मैक्स निकालना है, वर्क फंक्शन निकालना है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ठीक है, और दिया क्या क्या है, दिया है मुझे कि इतने वेवलेंथ का लाइट मैंने उस पे सरफेस पे डाला था और मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है मुझे। ठीक है, तो हल्का सा कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो मतलब काफी बड़ा कंसेप्ट होता है, बड़ा तो नहीं होता है लेकिन समझाने में टाइम लगेगा। तो अगर ये मेरा कोई मेटल शीट है और इस पे मैं कोई लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा डाल रहा हूँ, तो ये यहाँ के फोटो इलेक्ट्रॉन्स या जिनको हम फोटॉन्स कहते हैं उनको इमिट करती है। तो ऐसा होता है कि एक वर्क फंक्शन डिफाइन होता है हर मेटल स्लीट के लिए। ठीक है, तो उतने तक की एनर्जी वो ले लेगा, लेकिन अगर उससे ज्यादा एनर्जी बढ़ गई तो फिर वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट करेगा। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं कुछ काइनेटिक एनर्जी से। ठीक है, और यही पूरा कंसेप्ट है। तो इसमें हम एनर्जी बैलेंस अगर लगा दें, तो मेरी जो एनर्जी मैंने डाली है एच सी बाय लैम्बडा इज इक्वल टू वर्क फंक्शन तक जो एनर्जी लगेगी प्लस जो काइनेटिक एनर्जी से फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो। ये कंसेप्ट हो गया। अब दूसरा कंसेप्ट आता है स्टॉपिंग पोटेंशियल का। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का कंसेप्ट कुछ नहीं है, बस यही है कि देखो अगर फोटो इलेक्ट्रॉन मेरा निकल गया है, वो बाहर है, तो अगर उसे मुझे उसको स्टेशनरी करना है, तो मैं कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लगाऊंगा ताकि वो स्टेशनरी हो जाए। तो हम थोड़ा मतलब दिमाग लगा सकते हैं कि अगर काइनेटिक एनर्जी कुछ है उसके पास, तो मुझे उतनी ही अपोजिट एनर्जी लगानी पड़ेगी उस पर ताकि वो रुक जाए। तो मेरा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है उसको मैं काइनेटिक एनर्जी के इक्वल कह सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के इक्वल। ठीक है, इसके अलावा एक तीसरा ठीक है, वो तो मैं जब सॉल्व करूंगा तभी बता दूंगा आपको कंसेप्ट। तो देखो सब और एक सॉरी और एक चीज देख लो कि अगर मुझे वेवलेंथ निकालनी है एंगस्ट्रॉम में, ठीक है, तो मैं सीधा लिख सकता हूँ 12400 अपॉन सॉरी यहाँ पे अगर मुझे एनर्जी निकालनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो मैं उसको लिख सकता हूँ 12400 अपॉन लैम्बडा इन एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये एक कंसेप्ट होता है। अब चलते बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले क्या निकालना है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि मेरा एच सी बाय लैम्बडा इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस के ई मैक्स, ये तो एक फॉर्मूला हमें यूज करना है, लेकिन ये यहाँ पे यूज नहीं करना है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्स निकालनी है मुझे, तो मैंने अभी बोला आपको कि वो होगी स्टॉपिंग पोटेंशियल के इक्वल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के इक्वल नहीं होगी, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल इनटू चार्ज के इक्वल होगी, क्योंकि हमारी जो एनर्जी होती है वो Q इंटू वी होती है, चार्ज इंटू पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इसको कि अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है तो E इंटू 0.36 V, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गई मेरी काइनेटिक एनर्जी मैक्स।
अब दूसरी चीज वर्क फंक्शन निकालना है, तो वर्क फंक्शन कैसे निकलेगा, वर्क फंक्शन निकलेगा मेरा एच सी बाय लैमडा माइनस के ई मैक्स। ठीक है, तो एच सी बाय लैमडा को मैं बोला था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर निकालनी है एनर्जी तो मैं लिखूंगा उसको 12400 अपॉन लैमडा इन एंगस्ट्रॉम 5893 माइनस काइनेटिक एनर्जी मैक्स 0.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आएगा मेरा 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 0.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये मुझे फाइनली देगा फाइनली देगा हाँ 1.744 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो मेरा वर्क फंक्शन भी आ गया। अब तीसरी चीज क्या निकलनी है मुझे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैसे लिखते हैं हम, देखो एनर्जी को क्या लिखता हूं मैं, एच न्यू इज इक्वल टू एनर्जी। तो अगर मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है जो न्यू होती है तो उसको लिखूंगा मैं ई बाय एच। तो ई मतलब यहाँ पे मेरी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है वो वर्क फंक्शन के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे मैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहता हूँ। तो मेरा वर्क फंक्शन कितना है, मेरा है वर्क फंक्शन 1.744 इंटू 10 टू पावर सॉरी। अब यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा एनर्जी को नॉर्मल टर्म्स में। तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन एच कितना होगा मेरा 6.6 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, अब इसको सॉल्व तो हम वैसे कर सकते हैं लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि इसमें मैं अप्रोक्सीमेट कैसे करूंगा। तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं 16 वनजा और यहाँ पे 16 फोरजा कर लूँ अप्रोक्सीमेटली। तो फिर यहाँ पे मिलेगा मुझे 0.436 और यहाँ पे आएगा 10⁻15 तो जो कि होगा 4.36 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आई मेरी है। बहुत इजी सा कंसेप्ट है और मैं ट्राई करूंगा कि मैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पे भी एक अलग से वीडियो बना दूं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो केमिस्ट्री में आज हम देखने वाले हैं ग्लूकोज वाला एक क्वेश्चन। ठीक है, तो सीधा क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें कुछ है नहीं, एक मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च वी फाइनली गेट। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्टार्च है इज ए पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो स्टार्च ग्लूकोज का पॉलीमर है। तो इसकी जो रिएक्शन होती है तो ग्लूकोज हम तभी बनाते हैं जब हम स्टार्च को हाइड्रोलाइज करते हैं। तो इसका ऑप्शन तो होगा ग्लूकोज और जो रिएक्शन होगी वो कुछ ऐसे होगी कि मेरा जो N C6H5 सॉरी H10 जो कि होता है मेरा स्टार्च ऑब्लिक सेल्यूलोस और ये पॉलीमर है तो C6H10O5N प्लस H2O इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस होता है 273 केल्विन टेम्परेचर होता है और 2 to 3 बार प्रेशर होता है, 3 बार प्रेशर होता है। तो इस चीज में मुझे मिलता है H12O6, ये होता है मेरा ग्लूकोज। ठीक है, और याद रखने के लिए एक ये भी याद रख लो कि ये बनता है अमाइलेस एंजाइम्स की प्रेजेंस में। ठीक है, तो ऑप्शन तो होगा इसका मेरा ग्लूकोज। और बस यही है कि ये सारे कंसेप्ट याद रखने हैं आपको। इसके अलावा ग्लूकोज पे क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे, बायोमोलिक्यूल्स पे मैं एक अलग से वीडियो बना ही दूंगा 3-4 दिनों बाद। आप तो टेंशन मतलब बायोमोलिक्यूल्स का एक डीप वीडियो बना दूंगा, हर चीज के ऊपर नोट्स भी दे दूंगा उसके साथ में। और ट्राई करूंगा कि क्वेश्चंस भी बना ही दूं, मतलब इतना सारा वर्कलोड अगर हो पाया मेरे से मैनेज तो। इसके बाद और मिलते हैं कल फिर, चलो बाय।